नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ लिया है और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ इतिहास पढ़ाने के दौरान, जैसे स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया या फिर साहित्य हो गया, क्योंकि ये सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको लेकर परेशान मत होइएगा कि कोई चीज़ छूट जाएगा। सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, एक सीक्वेंस, एक क्रम से पढ़ाई जाएंगी। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास और इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, फिर भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, मुग़ल काल पढ़ेंगे और अवध के नवाबों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इतना आपको मध्यकाल में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग को वही सारी चीज़ें पढ़नी है जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हैं, बहुत सारा नहीं पढ़ना है विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ गुलाम वंश की स्थापना के साथ माना जा सकता है। तो जब गुलाम वंश की स्थापना हुई लगभग 1206 ईस्वी में, तब माना जाता है उत्तर प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हुई। मोहम्मद गौरी का एक महत्वपूर्ण गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे आप देख सकते हैं काल्पनिक चित्र है। इसको लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। तो ये बहुत ज़्यादा दान देता था, तो इसको लाख बख्श कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को अधिक दान देने के कारण लाख बख्श कहा गया है। और मिन्हाज सिराज एक इतिहासकार हैं, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई कहा है। हातिम ताई। गौरी की अनुपस्थिति में ऐबक ने 1192 ईस्वी में मेरठ के विद्रोह को ख़त्म करने का काम किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिए। ऐबक के गुणों से प्रभावित होकर गौरी ने इसे मलिक और सिपह सलार की उपाधि दी थी। तो इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, ये मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण करता है। ये आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो इल्तुतमिश की बात करेंगे। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो उसका दामाद इल्तुतमिश था। 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, और इसने उत्तर भारत में वास्तविक रूप से गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाया था। तो ये चीज़ याद रखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको दिल्ली सल्तनत का या तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने लाहौर से ही शासन किया था, तो उसकी राजधानी लाहौर थी। ये भी याद रखिए। बीच में एक और शासक आता है, आराम शाह करके एक शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, उसको हरा करके इल्तुतमिश शासक बनता है। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जानते रहिए। और सुल्तान बनने से पूर्व ये जो इल्तुतमिश था, ये गवर्नर था बदायूं का। ये उत्तर प्रदेश में है, बदायूं जिला, यहाँ का इक़्तिदार था या गवर्नर था। बदायूं को उस समय सल्तनत में सर्वोच्च माना जाता था और इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली का प्रथम सुल्तान इसे ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसका बेटा जो था आराम शाह, उसने जो है लाहौर से ही शासन किया। तो दिल्ली से शासन करने वाला प्रथम व्यक्ति इल्तुतमिश है। गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होने के कारण इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गौरी का गुलाम था, तो इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। फिर आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में सर्वप्रथम नियमित सिक्के जारी किए थे जो शुद्ध अरबी शैली में थे। यानी शुद्ध अरबी शैली में सिक्के जारी करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। और इसने चांदी का एक सिक्का चलाया था जिसको टंका बोला जाता था, 175 ग्रेन का होता था। ठीक, और तांबे का सिक्का चलाया था जिसको जीतल बोलते हैं। तो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के टंका कहलाते थे और तांबे के सिक्के जीतल कहलाते थे। फिर आगे बात करें तो इल्तुतमिश ने अपने 40
विश्वसनीय तुर्क सरदारों का एक दल गठित किया था जिसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता है या जिसको चालिसा दल भी कहा जाता था। अब ये एक संगठन था, एक समूह, एक आप कह सकते हैं एक संस्था था तुर्काने चहलगानी, या आप इसको एक समूह कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। इसमें जो है इल्तुतमिश के वफादार सरदार होते थे। चूँकि उस समय दिल्ली सल्तनत में षड्यंत्रों का दौर चल रहा था, षड्यंत्र करके सुल्तानों की हत्या कर दी जा रही थी, तो ये जो है इल्तुतमिश ने देखा कि अगर हम ऐसे ही सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारी भी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए उसने 40 सरदार, जो भी उसके वफादार सरदार थे, विश्वसनीय सरदार थे, उनको मिला करके उसने जो है एक दल तैयार किया, एक संगठन तैयार किया। और ये जो 40 सरदार थे इल्तुतमिश को सारी खबर देते थे कि साम्राज्य में और राज्य में क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन सी खबर फैल रही है, सारी जानकारी देते थे। इससे इल्तुतमिश को अपने राज्य के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती थी और षड्यंत्र से बच जाता था एक प्रकार से। तो ये चालिसा दल था, या इसी को तुर्काने चहलगानी कहते हैं, इसको भी याद रखना। फिर आगे बात करें तो इल्तुतमिश के बाद वैसे रजिया सुल्तान बनती है, और भी कई लोग बनते हैं छोटे छोटे शासक, जिनका नाम यहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जैसे एक रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह भी बनता है शासक, तो उसके बारे में नहीं जानना ज़रूरी है। तो आप ये जानिए इल्तुतमिश के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक बनता है वो बलबन बनता है। 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन करता है और ये बहुत शक्तिशाली शासक हुआ था दिल्ली सल्तनत का। देखिए पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में शोर शराबा हो रहा होगा, मशीनें वगैरह चल रही हैं, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए, ठीक है। और इसने तुर्काने चहलगानी को समाप्त करके सर्वप्रथम राजत्व का सिद्धांत और नियामत खुदाई अथवा दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये समझिए हुआ क्या कि बलबन ने उस संगठन को समाप्त कर दिया जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, यानी चालिसा दल, जिसको तुर्काने चहलगानी कहते हैं। इसको स्थापित किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन बलबन ने इसको समाप्त कर दिया क्योंकि ये जो 40 सरदारों का दल था, संगठन था, ये अपना नियंत्रण स्थापित करने लगा था, अपना प्रभाव बढ़ाने लगा था सुल्तान पर, सुल्तान के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा था। तो बलबन ने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया। यानी कि बलबन समाप्त किया कैसे, ऐसे किया कि अगर कोई भी सरदार छोटी सी गलती करता था, तुर्काने चहलगानी का कोई भी सरदार, 40 सरदार थे, तो अगर कोई भी सरदार छोटी सी गलती करता था तो उसको बहुत बड़ी सज़ा देता था बलबन। इससे इन लोगों के मन में संकट बैठ गया, एक डर बैठ गया सुल्तान के प्रति कि अगर हम कोई छोटी सी गलती करेंगे तो बलबन हमें बहुत अच्छे, या हम कहें बहुत अच्छे से मारेगा, बहुत ढंग से मारेगा और बहुत कड़ी सज़ा देगा। तो ये लोग डरते थे और धीरे धीरे ऐसा ही करके पूरी तरीके से बलबन ने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया, धीरे धीरे इस संस्था को ही समाप्त कर दिया। और इसने राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत या राजत्व का दैवीय सिद्धांत ये कहता है कि राजा की उत्पत्ति दैवीय नियमों से हुई है, यानी राजा को ईश्वर ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, और राजा या सुल्तान जो है वो सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, उसी के सवालों का जवाब देगा, जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है। बलबन जो था ये अपने आप को नियावत खुदाई और जिल्ले इलाही कहता है, मतलब ईश्वर की परछाया कहता था कि मैं ईश्वर की परछाई हूँ और ईश्वर ने मुझे भेजा है लोगों पर शासन करने के लिए। ये निम्न लोगों से, यानी कि जो गरीब लोग होते थे, कमज़ोर होते थे, निम्न होते थे, उनसे बहुत कम मिलता जुलता था या ना के बराबर मिलता जुलता था। और कहता था कि जब मैं नीच लोगों को देखता हूँ, निम्न लोगों को देखता हूँ, तो मेरी तलवार स्वतः मेरा जो हाथ है वो स्वतः मेरी तलवार पर चला जाता है। यानी कि इसने जो है सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि सुल्तान की प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम हो गई थी। बहुत सारे अयोग्य शासक आ गए थे। इल्तुतमिश के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे अयोग्य शासक आते हैं, जैसे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह और फिर बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये सब बहुत कमज़ोर शासन किए, बहुत कमज़ोर शासक थे। तो उनके समय में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की जो प्रतिष्ठा थी, सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, उसमें गिरावट आ गई।
लोग इज्जत नहीं करते थे, डरते नहीं थे सुल्तान से। तो बलबन ने यही काम किया कि सबसे पहले अपने आप को नियामत खुदाई कहा, जिल्ले इलाही कहा और दैवीय राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, मतलब राज की प्रतिष्ठा और जो सिंहासन है उसका सम्मान बढ़ाने के लिए, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए इसने कहा कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, हम जनता के सवालों का जवाब नहीं देने के लिए बने हैं, हम ईश्वर के सवालों का जवाब देंगे क्योंकि उसने हमें भेजा है यहाँ पे शासन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका दैवीय सिद्धांत। और ये अपने आप को एक वंश है अफरासियाब वंश, जो बहुत ही प्राचीन वंश है और वो शक्तिशाली राजवंश था, तो उसका वंशज बताता है, अफरासियाब वंशज का बताता है, अफरासियाब याद रखना। फिर इसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज़ को आरंभ किया था। तो एक फारसी त्यौहार है नवरोज़, उसको आरंभ करने का काम बलबन ने किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर, जैसे इसने सिजदा और पैबोस की प्रथा का आरंभ किया था। सिजदा मतलब झुक के सलाम करना और पैबोस का मतलब पैरों को चूमना, तो इसने ये नियम लागू किया था, सिजदा और पैबोस। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमको मध्यकाल में पढ़ना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, तो कुल 5 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। वर्तमान उत्तर प्रदेश का लगभग संपूर्ण क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का अंग रहा था। अब देखिए यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा खिलजी वंश के बारे में नहीं पढ़ना है, कुछ पॉइंट है जो हम लोग पढ़ लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। एक शासक हुआ था फिरोज शाह तुगलक। इसने वर्तमान उत्तर प्रदेश में 2 प्रसिद्ध नगरों की स्थापना की थी, एक जौनपुर, दूसरा फिरोज़ाबाद। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर की स्थापना अपने चचेरे भाई फ़खरुद्दीन जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, इसकी स्मृति में कराया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है, मैंने यहीं पे मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ मैंने डिटेल में पढ़ाया है एक एक वंश के बारे में, तो वहाँ पढ़ सकते हैं अगर डिटेल में पढ़ना चाहें। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसका एक चचेरा भाई था जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इसकी स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। दूसरा नगर फिरोज़ाबाद इसने दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर बसाया, जिसे आज फिरोज शाह कोटला कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ स्थित अशोक के स्तंभ को दिल्ली ले जाकर स्थापित किया था। तो एक अशोक का स्तंभ था जो मेरठ में स्थित था, उसको उखाड़ करके कहाँ ले गया था? दिल्ली, और वहाँ स्थापित करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शासक बनता है। बहुत ही कमज़ोर शासक था। और इसके समय में प्रमुख अमीर कौन था? मलिक सरवर, एक किन्नर था, ख्वाजा खां भी इसको बोलते हैं। तो मलिक सरवर ने इस समय क्या किया? विद्रोह कर दिया और जौनपुर में सरकी सल्तनत की स्थापना कर दी, यानी एक सरकी वंश की स्थापना कर दी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सरकी सल्तनत की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने। किसके समय में? जब तुगलक वंश का संस्थापक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, बहुत ही कमज़ोर शासक था, और इसी का फ़ायदा उठा करके इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी जौनपुर में। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय, ये भी आगे शासक बनता है, और इसने मलिक सरवर को मलिक उस सर्क की उपाधि दी, यानी पूरब का स्वामी। अब चूँकि इसको पता था कि पहले ही जो है मलिक सरवर स्वतंत्र हो गया है, उसको हम अपने कंट्रोल में कर नहीं सकते, और ये भी बहुत कमज़ोर शासक था मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय। तो इसने सोचा कि व्यवहार ख़राब न करें, इससे अच्छा है कि हम इसको कोई उपाधि दे दें। तो इसने जो है मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी, ताकि मलिक सरवर से इसका संबंध बना रहे, थोड़ा बहुत इसकी बात मानता रहे, क्योंकि इसको पता था कि मैं उसको अपने कंट्रोल में कर नहीं सकता हूँ। तो इससे अच्छा है संबंध ही बिगड़े ना, थोड़ा सा संबंध सही रहे। ठीक है। तो मलिक उस सर्क यानी पूरब का स्वामी की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद शाह तुगलक द्वितीय ने दी थी मलिक सरवर को। मतलब इसने मान लिया कि हाँ ठीक है, आपने स्वतंत्रता घोषित की थी, मैं मानता हूँ कि आप पूरब के स्वामी हैं। फिर इसी के आधार पर सरकी साम्राज्य की स्थापना कर इटावा में बंगाल तक और हिमाचल
से लेकर नेपाल तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी मलिक सरवर ने। जौनपुर को राजधानी बनाकर मलिक सरवर ने इस साम्राज्य पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। मलिक सरवर के बाद इब्राहिम शाह के शासनकाल में जौनपुर ने शिक्षा, संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य, व्यापार में विशेष प्रगति की। तो इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस इतना जानिए कि इब्राहिम शाह सरकी वंश का शासक था। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, तब वहाँ पे डिटेल में पढ़ा जाता है। इस शासन व्यवस्था ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव की अनूठी मिसाल कायम की और इन्हीं विशेषताओं और प्रगति के चलते जौनपुर को सिराज हिंदुस्तान कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना, जौनपुर को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान का सिराज कहा जाता है। सिराज हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की रोशनी कहा जाता है जौनपुर को, क्योंकि जौनपुर ने बहुत प्रगति हासिल कर ली थी शिक्षा, संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य, व्यापार के क्षेत्र में। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी, ये लोदी वंश का सुल्तान था, इसने 1448 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर सरकी साम्राज्य का पतन कर दिया। तो ये चीज़ याद रखिए, जौनपुर तुगलक वंश के समय स्वतंत्र हुआ था और लोदी वंश के समय 1448 ईस्वी में जौनपुर को फिर से दिल्ली में मिला लिया जाता है। यह पूरा साम्राज्य दोबारा दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया। ठीक, इसी वंश के सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक था, लोदी वंश का शासक था, इसने 1506 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। आगरा शहर को राजधानी बनाया 1506 में, लेकिन स्थापना कब किया था आगरा की? 1504 में। ये बात याद रखिए। सिकंदर लोदी जो कि लोदी वंश का एक शासक था और ये 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। इसने 1504 में आगरा की स्थापना की और 1506 में उसको अपनी राजधानी बना लिया। फिर बात करें तो सिकंदर लोदी शिक्षित और विद्वान था। वह गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा शासक था जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, तो सिकंदर लोदी था और ये शिक्षित था, विद्वान था। मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप प्रदान कर उन्हें शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने का सराहनीय कार्य किया। इसके शासनकाल में जौनपुर शिक्षा, कला, साहित्य और व्यापार का केंद्र बना रहा। सुप्रसिद्ध कवि सूफी पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक, तो सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी बनता है 1517 ईस्वी में और इसने इब्राहिम शाह की उपाधि के साथ आगरा के सिंहासन पर बैठा था। तो ये जो इब्राहिम लोदी है ये 1517 से 1526 तक शासन करता है और इसी को बाबर हरा करके मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ा और ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। बाकी जो स्थापत्य हैं या चित्रकारी है, साहित्य है, वो सब हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए।